बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और शहर इक़्तिदार से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम के चर्चे सर बहुत दूर दूर तक हो रहे हैं, लोग जो है तारीफ भी कर रहे हैं और कुछ ख्वाहिश भी नजर आते हैं, लेकिन तारीफ करने वाले ज्यादा हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार के हलकों में प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकर्स की क्रीम है बाकायदगी से सर दो टोक देख रही है। राय साहब जी बिल्कुल हाशमी साहब, बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े इदारों के सरबराहान, इनमें से 3-4 सरबराहान से मेरी बराह रास्त मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया है कि हम बहुत ही रेगुलरली आपका प्रोग्राम देखते हैं, इसको एंजॉय भी करते हैं, इसमें से हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और एक मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसके अंदर 2 मुख्तलिफ आरा भी हम लेके आते हैं, लोगों के सामने हकाइक भी लेके आते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को दें, सिर्फ बैठ के हवाई तज्ज़िये ना करें बल्कि हकाइक जो हैं वो लोगों के सामने रखें। तो जो बड़े बड़े इदारे हैं, अगर वहाँ भी हमारा प्रोग्राम मॉनिटर किया जा रहा है, इसी तरह कुछ ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स हैं, आला अफसरान, उन्होंने भी हमें फ़ीडबैक दिया है। और जस्टिस साकिब निसार ने मुझे बराह रास्त कॉल की और मुझे बताया कि वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं। इसी तरह नैब के जो ऑफिशल्स हैं, जो नैब के आला अफसरान हैं, उन्होंने मुझे कॉल्स की, उन्होंने बताया कि हमारा प्रोग्राम जो है वो बड़े शौक़ से देखा जाता है। तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए जो प्रोग्राम शुरू करने का मकसद था, वो मकसद ही ये था कि हम कोशिश करें अपनी तरफ से कि जो हकाइक हैं वो बग़ैर लगी लिपटी हम सामने लेके आएँ। चाहे वो हकाइक किसी एक फ़रीक के लिए तल्ख़ हों, कभी दूसरे फ़रीक के लिए तल्ख़ हों, लेकिन हम हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय एज़ इट इज़ जो है वो पेश करें। और उससे यकीनन होता यह है कि कभी हकाइक पर मबनी जो स्टोरी होती है वो किसी एक फ़रीक के लिए सख्त होती है, उसको तल्ख़ लगती है। और कभी ऐसा होता है कि आप अगले प्रोग्राम में कोई और स्टोरी लेके आते हैं जिसमें हकाइक मुख्तलिफ होते हैं, तो वो किसी दूसरे फ़रीक को तल्ख़ लगती है। लेकिन सहाफ़ी का एज़ाज़ ये होता है कि जब आप हकाइक लेके आएँ और कोई आपसे नाराज़ हो जाए और वो कहे कि इन हकाइक से उसको तकलीफ़ पहुँची है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो स्टोरी लेके आए हैं वो उसके अंदर एक बाइट थी, वो स्टोरी ठीक थी और आपने अमली तौर पर एक जो सहाफ़त का आप ये कह सकते हैं कि सहाफ़त का हक़ अदा करना, वो इसी सूरत में होता है कि आप बिला खौफ़ व ख़तर हर सूरत में अपने व्यूअर्स के साथ इंसाफ़ करें और उनके सामने हकाइक रखें। राज साहब, इसमें ना एक बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम अगर न्यूज़ मेकर नहीं है ना, जिससे कोई चीज़ नई ना निकले, तो मेरा ख्याल है कि फिर प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, फिर उनको बंद हो जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रवायत है और इसको हम इंशाल्लाह बरकरार भी रखेंगे, जिससे लोगों को नई जहद मिले और आगे बढ़ने का हौसला भी इसी तरह मिले। क्योंकि न्यूज़ मेकर जो प्रोग्राम्स होते हैं, फिर ऑब्वियसली लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी करते हैं, तहकीक करते हैं सहाफ़त के मैदान के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है कि यही हमारा जो है ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ेगा। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत आई है तो ऑब्वियसली कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हुकूमत के साथ होते हैं और जब हुकूमत से नाराज़ हो जाएं तो फिर दूसरी तरफ सफ़ों में जाकर खड़े हो जाते हैं। और फिर खड़े भी ऐसे होते हैं मुअद्दब अंदाज में, जिन लोगों के साथ खड़े होंगे लेकिन जो दूसरी तरफ छोड़ कर आए होते हैं ना, उनके लिए उनकी ज़ुबान जो है वो खुल जाती है। और मैं तो राय साहब काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा हूँ, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और हमारा इस प्लेटफॉर्म पे भी बात हो रही है कि ये ज़मीर जागने का जो मौसम है ना, ये बेमौसमी लोगों के जो ज़मीर जाग रहे हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। राना शमीम साहब का ज़मीर जागा 3 साल बाद। एक करैक्टर और है ना ऐसा, मोहसिन बेग साहब, इनका भी ज़मीर जाग गया और ये बहुत देर तक रहे, साथ रहे। अब मुझे नहीं पता कि इनको एकदम से क्यों ख्वाब आया और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कौन किसके घर और किसकी गाड़ी और क्या क्या वो बातें करते रहे। राज साहब, इनका ज़मीर क्यों जागता है? ये जब आप सब कुछ अच्छा होता है उस वक्त ये क्यों नहीं बोलते? उस वक्त ये लोग क्यों नहीं कहते कि हम ये नहीं होने देंगे? अब जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो आपके सामने हैं। बहुत सारे लोग कोशिशों में हैं कि किसी तरह मलाइन किया जा सके और वो करैक्टर्स आपको हर लेवल पे नजर आएंगे, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सहाफत हो, चाहे सरकार हो, चाहे जजेस हों,
अब मुझे तो बस ये हैरानगी है कि कल को कोई जो एक शोबा हमारा रह गया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का, वहां से भी कोई उठ खड़ा ना हो और इसका ज़मीर जाग जाए। तो राय साहब, ये मोहसिन बेग साहब की क्या कहानी है, ये जरा हमें समझाएं। देखिए हाशमी साहब, एक कैंपेन शुरू की गई है और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो ज़ाती साख है और जो उनकी ज़ाती शोहरत है और उनकी ज़ाती दयानतदारी के हवाले से जो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल था, अब उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। यानी पीटीआई के दौर में 4 साल में जो चैलेंजेस पीटीआई को दरपेश हैं, जिनमें एक महंगाई का चैलेंज भी है, उसको आप एक तरफ रखें, लेकिन पीटीआई के कोई मालियाती स्कैंडल्स जो हैं वो सामने नहीं आए। इस दौर के अंदर कोई ऐसा स्कैंडल सामने नहीं आया इस 4 साल के अंदर जहां कोई इस तरह की बात की गई हो कि कोई वुज़रा ने किकबैक्स लिए, कोई कमीशन लिए, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी मंसूबे के अंदर उन्होंने कोई रिश्वत वगैरह ली। तो जब ये तमाम मौके अपोजिशन को नहीं मिले या कुछ हल्के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब पसंद नहीं करते, जब उनको ये मौके नहीं मिले तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक ऐसी जगह पर हिट करने की कोशिश की है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सबसे प्लस पॉइंट है। मिसाल के तौर पर, अगर पीटीआई की हुकूमत से कुछ लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, मिसाल के तौर पर हो सकता है अवाम का एक तबका ऐसा भी हो जो ये समझ रहा हो कि जो हमारी तवक्कुआत थी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पूरी नहीं हुई, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि ज़ाहिर है कि 70 साल से जो एक सिस्टम बना हुआ था, जो एक करप्ट निज़ाम बना हुआ था, जो करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता था, जो करप्ट माफिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए निज़ाम बनाया हुआ था, उसको 4 साल में ठीक करना मुमकिन नहीं था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि 4 साल से ज़ायद इंतज़ार करना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन वो भी ये बात कहते थे और इस बात पे कन्विंस थे और अभी भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाती तौर पर एक इंतहाई दयानतदार आदमी हैं, उनकी दयानतदारी के ऊपर कोई शक नहीं है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी जानिब से भरपूर एफर्ट की इन 4 साल के दौरान कि पाकिस्तान को वो आगे लेकर जाएं। और चूंकि मैं प्राइम मिनिस्टर की बीट कवर करता हूं, यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इससे पहले मियां नवाज शरीफ थे तो मैं उनकी बीट भी कवर करता था, यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी मैं उनकी बीट कवर करता था, यानी प्राइम मिनिस्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं। तो बतौर साफ़ी मैं बता सकता हूँ कि जितनी मेहनत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर की है, इतना बिजी स्केजुअल हमने कभी भी मियां नवाज शरीफ का या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नहीं देखा था। 4-4 महीने के बाद काबीना का इजलास होता था, अब एवरी ट्यूसडे होता है, हर मंगल को काबीना का इजलास होता है। एक एक दिन में वज़ीर-ए-आज़म 4-4, 5-5 इजलास चेयर करते हैं, कभी कभार 7-7, 8-8 इजलासों की सदारत करते हैं। और बतौर साफ़ी हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कि हम तंग आ जाते हैं कि 7-7, 8-8 इजलासों की खबरें हमें फ़ाइल करना पड़ती हैं, 7-7, 8-8 इजलासों को हमें कवर करना पड़ता है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस लेवल की एफ़र्ट्स कर रहे हैं, प्रॉबेबली उतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स उनकी टीम ने नहीं की, या उनकी टीम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी। ज़ाहिर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीडर हैं तो लीडर की अपना उसको जो एक उसका अपना करिश्मा भी होता है, एक उसका एडवांटेज भी होता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि लीडर को ये एहसास भी होता है कि उसको फ्रंट से लीड करना है। तो जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मेहनत की है, इतनी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। मियां नवाज शरीफ के दौर में तो हाशमी साहब ये होता था कि अगर कोई 3-4 हफ्ते के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ सिर्फ मिलने भी चले जाएं तो साफ़ी ये करते थे कि उसको भी इजलास के तौर पर खबर चला देते थे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, क्योंकि खबर ही कोई नहीं होती थी। तो खबर चलाने के लिए वो ये कह देते थे कि कोई चले, इसको 2 लोग मुलाकात के लिए गए हैं तो उसको भी इजलास का रंग देकर खबर चला दी जाए। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के 2 जो उनकी शख्सियत के पहलू थे, एक ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से भरपूर एफर्ट की, दूसरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाती तौर पर बहुत दयानतदार हैं और ईमानदार शख्सियत हैं। तो इन दोनों पहलुओं को अब हिट करने की कोशिश की जा रही है ताकि वज़ीर-ए-आज़म की जो एक शोहरत है उसको डैमेज किया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी अपोजिशन होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा तनकीद होने के बावजूद, और मीडिया का जो एक ख़ास किस्म का रवैया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म की जो ज़ाती शोहरत है और ज़ाती मकबूलियत, उसमें कोई कमी नहीं आई।
आप देख लें कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर जब ट्वीट्स करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब सोशल मीडिया पर को पोस्ट करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई जलसा करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर किसी कन्वेंशन से खिताब करते हैं, तो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी पीटीआई की ओवरऑल परफॉर्मेंस से शायद उतने लोग नहीं जुड़े हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर दयानतदार हैं, ईमानदार हैं और बड़ी सिंसेरिटी के साथ काम भी कर रहे हैं। अब उस कैंपेन की तरफ जानिब आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को हिट करने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये एक बड़ा नाजुक मामला है। और जो इस वक्त ऑपोजिशन है और जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लोग हैं, उनको पता है कि जब तक हम प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल रिप्यूट को डैमेज नहीं करेंगे, जब तक हम इस बात को डैमेज नहीं करेंगे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाती तौर पर दयानतदार नहीं है, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर को गिराना और प्राइम मिनिस्टर की मकबूलियत को कम करना ये मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से राय साहब कुछ ऐसे राय साहब आगे जी सॉरी मैं आपकी ना बात काट रहा हूं। मैं ये चाहूंगा कि ये जो इल्जामात हैं इसके ऊपर मैं सिर्फ ये ब्रीफ आपके सामने रख दूं और फिर इस पे बात कर लेते हैं। हुकूमत आरटीएस बंद करके बनी नैब और आईएसआई सरबराह के जरिए चलाई गई। मोहसिन बेग सर, ये छोटे इल्जामात नहीं है, इसमें सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात नहीं हो रही, आईएसआई का भी नाम लिया गया, आरटीएस के हवाले से बात की जा रही है। मोहसिन बेग साहब कहते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि वो इजलास महज इस मकसद के लिए था कि मीर शकील और हमीद हारून के इश्तिहार बंद करो, पकड़ो और केसेस बनाओ। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो उनसे बातें हुई कि मीर शकील को जो गिरफ्तार किया गया था वो भी इमरान खान की हिम्मत पर किया गया, और ये इन्होंने सिर्फ अपने इस इंटरव्यू में कहा। और फिर ये भी कहते हैं कि मिलियन ट्रिलियन % ये बात जो है ये दुरुस्त है। और फिर आगे उन्होंने ये कहा कि इस सीरीज में वो ऐसे अफराद के इंटरव्यू कर रहे हैं जो सहाफत के पेशे से वाबस्ता है, लेकिन 2018 इंतखाबात से कबल और इसके बाद भी काफ़ी अरसे तक इमरान खान के हामी तस्वर किए जाते थे। ताज़ा तरीन केस में उन्होंने मोहसिन बेग को इंटरव्यू कहा कि मोहसिन बेग सीनियर सहाफ़ी हैं। अच्छा, ये आगे खैर उन्होंने उनके बारे में चीज़ें जो बताई हैं। मोहसिन बेग साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को कायल किया कि वो इमरान खान के साथ शामिल हों। इन लोगों के अपने हल्के थे, यहां तक कि गवर्नर चौधरी सरवर को भी ही पार्टी में लेकर आया और इस कमरे में उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई। इमरान खान साहब चाहते थे कि नए चेहरे लेकर आएं और मैंने उन्हें समझाया कि नए चेहरों की जरूरत फिल्मों में होती है। आपने फिर देखा कि वो नए चेहरे कोई 20 के करीब सेनेट इंतखाबात में बिक गए, जिनको बाद में उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। सर, ये इल्जामात जो हैं वो उन्होंने लगाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने मेरे अखबार के 5 साल इश्तिहार बंद रखे। और ये वो बातें हैं जो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही हैं। जी राय साहब, देखें, इसके अंदर असल में जो टारगेट करना था वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ाती शोहरत को टारगेट करना था, और ये तमाम बातें इसी टारगेट के गिर्द घुमाई गई हैं। और ऐसे लोगों का इंतखाब किया गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पुराने साथी रहे, लेकिन अब किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर से नाराज़ हैं। अगर आप पीटीआई के ज़राए से बात करें तो पीटीआई के ज़राए कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि इन्होंने पीटीआई का साथ तो दिया, लेकिन ये चाहते थे कि पीटीआई के अंदर इनको बड़े ओहदों से नवाजा जाए, लेकिन चूंकि इनकी कोई सियासी स्ट्रगल तो नहीं थी, इसलिए इनको कोई बड़े ओहदों से नवाजा नहीं गया। फिर इनकी ये एक ख्वाहिश थी कि जब हुकूमत आ जाए तो हुकूमत के अंदर हमें कोई ओहदों से नवाजा जाए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नज़दीक कोई ऐसा स्लॉट नहीं था कि जहां ये एलिजिबल होते। अब या तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते कि अच्छा मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया था, तो मैं अगर मेरिट नहीं भी है तो तब भी इनको कोई वज़ीर बना दूं, मुशीर बना दूं, तो शायद फिर इस किस्म के गिले शिकवे ना होते। अब मिसाल के तौर पर जस्टिस वजीउद्दीन ने जो बयान दिया था कि 30 लाख रुपए माहाना जहांगीर तरीन कैश देते थे प्राइम मिनिस्टर को बनी गाला के लिए, फिर 50 लाख रुपए माहाना बढ़ा दिया, तो उसकी वजह ये थी। और देखें आप, जो मीडिया का मखसूस हल्का है उसने उस बयान को कितना ज़्यादा उछाला, ऑपोजिशन ने कितना उछाला, तो उसका वाहिद मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पर्सनल दयानतदारी वाला मामला है उसको हिट किया जाए। इसी तरह मोहसिन बेग साहब ने जो 2-3 बातें की कि जी जहांगीर तरीन जो है वो बिल्कुल ख़र्चा चलाते थे, फिर अलीम खान ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और पहले हम ये समझते थे कि शायद ये पार्टी फंड्स में पैसा जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। जब उनसे ये कहा गया कि क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई ज़ाती तौर पर दयानतदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन अगर बोरियों में कैश दिया जाए तो जाहिर है कि उसके कोई शवाहिद नहीं हो सकते। अच्छा, उसके साथ साथ
वो ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी दी प्राइम मिनिस्टर को जब वो अपोजिशन में थे, और उसके बाद जो है अब वो गाड़ी वापस की गई। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह करने वाली हैं। एक तो आप ये देखें कि जो पार्टी फंड्स होते हैं वो मुस्लिम लीग नून भी इकट्ठे करती है, पीपल्स पार्टी भी इकट्ठे करती है, और पूरी दुनिया में जो सियासत है वो इसी तरह चलती है कि पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा पार्टी के लिए फंड्स देते हैं। हम सबको पता है मुस्लिम लीग नून के जलसे होते हैं तो पार्टी रहनुमाओं से फंड्स लिए जाते हैं, पार्टी कारकुनों से भी फंड्स लिए जाते हैं, और फिर उन जलसों का इंतज़ाम होता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी फंड्स लेती है। ख़ुद मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि इनके भी बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने फाइनेंस किया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को। तो पार्टी फंड्स की हद तक तो बात ठीक हो सकती है। जाहिर है कि इमरान खान कोई अरबपति खरबपति तो नहीं थे कि लाहौर में जलसा करना है और उसका करोड़ों रुपए का खर्चा है तो इमरान खान साहब अपनी जेब से दें, या अगर उन्होंने किसी और जगह के ऊपर धरना देना है तो वो इमरान खान अपनी जेब से अफोर्ड करें। उल्टा जो उनका बनी गाला वाला घर है हाशमी साहब, ये तो तहरीक इंसाफ का सियासी मरकज़ बना रहा। सारी सियासी सरगर्मियाँ तहरीक इंसाफ की वो बनी गाला में होती रहीं, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रकूम जो कि पार्टी फंड्स में आई वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने पास रखी हों, क्योंकि अगर वो रकूम प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखी होती तो हाशमी साहब फिर उसको छुपाना मुमकिन नहीं था। यानी आजकल के दौर में क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई ज़मीन खोद के उधर रकम डाल दी है? ज़ाहिर है कि उससे वो कोई असासे बनाते या किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते, और अगर वो असासे बनाते या किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते तो वो तो ट्रेसेबल होते हैं, असासे भी ट्रेसेबल होते, अकाउंट भी ट्रेसेबल होते। दूसरा, आपको मैं ये बताऊं, शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना ज़ाहिर है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है। मियां नवाज शरीफ अपनी पूरी फैमिली के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस रहते थे। मरियम नवाज अनऑफिशियल कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर हाउस में नून लीग का मीडिया सेल चलाती थी, और उनके अजीज़ो अकारीब भी वहाँ पे रहते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को सिर्फ सरकारी मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं शाम तक, और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं बनी गाला। और बनी गाला को उन्होंने अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया हुआ। बनी गाला का जो खर्च है वहाँ पे बहुत से सरकारी अमूर निपटाए जाते हैं, लेकिन उसका खर्च सरकारी ख़जाने से अदा नहीं किया जाता। मियां नवाज शरीफ की जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसके मुतल्लिक मरियम नवाज ने कहा था कि बहुत ख़तरनाक सर्जरी है, पूरी कौम दुआ करे, तो उन्होंने लंदन में अपना एक कैंप ऑफिस बना लिया था, और करोड़ों रुपए का खर्चा जो है, यानी एक तरफ उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, दूसरी जानिब ये कहा कि यहाँ पे ये कैंप ऑफिस है हमारा, और करोड़ों रुपए का खर्चा स्टेशनरी की मद में, फ़ोन रेंट करने की मद में, और होटल्स में रहने की मद में, हालांकि वो होटल्स में रहे भी नहीं थे, उसकी मद में कौमी ख़जाने से दिया गया। और फिर जो एक तैयारा PIA का मियां नवाज शरीफ को लेके गया और मियां नवाज शरीफ को वापस लेके आया, वो करोड़ों रुपए का खर्चा भी PIA को बर्दाश्त करना पड़ा, यानी कौमी ख़जाने के ऊपर ही बोझ पड़ा। शहबाज शरीफ ने लाहौर में जाती उमरा में अपना एक कैंप ऑफिस बनाया हुआ था, यानी एक CM ऑफिस था उनका, CM पंजाब। लेकिन साथ ही जब वो जाती उमरा जाते थे वीकेंड पे, तो उसको उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था, ताकि जो 1-2 दिन वो रहते हैं वहाँ पर अपने घर में, अपने आबाई घर में, उसका सारा खर्च भी, चूंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं वज़ीर आला हूँ, तो वो भी सरकारी खर्च से दिया जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 3 अपने कैंप ऑफिस बना रखे थे, और तीनों का खर्चा जो है वो सरकारी खजाने से दिया जाता था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस तरह का कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया हुआ। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के जो बैरूनी दौरे हैं, अगर मियां नवाज शरीफ के दौरों से आप कंपेयर करें तो 8 गुना तक कम खर्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने बैरूनी दौरों पर, और यूसुफ रज़ा गिलानी से भी और आसिफ अली जरदारी से भी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो सरकारी वसाइल का इस हद तक कम इस्तेमाल करते हैं, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह से वो सरकारी खर्च के ऊपर मेरा एक सवाल है। सवाल ये है राय साहब कि ये बातें बिल्कुल ठीक हैं जो ये कर रहे हैं, ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं, हम चूंकि हमेशा वेस्ट को बहुत आइडियलाइज करते हैं। आपको याद होगा हाल ही में बोरिस जॉनसन की घर की रेनोवेशन हुई, तो पूछा गया कि ये पैसे कहां से आए, जवाब देना पड़ा। पूछा गया कि आपने पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दिया, और पार्टी जो है वो बैक जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट का जो लॉन था वहां पे पार्टी चल रही थी, तो आपने कौम को कहा लॉकडाउन करो, घरों में रहो, और खुद पार्टी आप कर रहे हैं। जवाब देना पड़ा। अब इतने संगीन इल्जामात
कोई शख्स उठकर पाकिस्तान में लगा देता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, सर इसका जवाब कैसे आएगा? क्या इनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास सबूत क्या है? क्योंकि यहाँ तो बरतानिया में खबर आप छापे, मैंने खबर छापी, मुझे उसकी तहकीक के लिए सबूत इकट्ठे करने पड़े और सबूतों की बुनियाद पे मैंने छापी। तो इतने बड़े इल्जामात, मोहसिन बेग साहब ने बड़ी मजेदार बात कही और मैं चाहूंगा इस पे आप कमेंट भी करें। वो ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान को कल एक ब्लेजर पहने हुए देखा, ये 2 लाख रुपए तनख्वाह में ब्लेजर नहीं आता। अब मसला ये है कि ये फिर कितने में आता है? और मोहसिन बेग साहब अगर इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं और अगर इनमें सदाकत है तो इन्हें प्रूफ किया जाए। आप एक प्रोग्राम में बैठते हैं, एक खास एजेंडे के तहत उस प्रोग्राम के अंदर आपने जो कुछ कहा वो कौम के सामने रखने की कोशिश की और एक बयानिया बनाने की कोशिश की। इसकी हकीकत क्या है? जब तक सबूत नहीं दिए जाएंगे, जब तक बताया नहीं जाएगा, सर मैं, आप या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम कैसे मान ले कि ये शख्स जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो ऐसा ही है? माली करप्शन की बात की गई है और अंदाजा वो इस बात से लगा रहे हैं कि इनके कोर्ट को देखें, 2 लाख रुपए में ऐसा कोर्ट नहीं आता। देखें, एक तो बारे सबूत हमेशा उसके ऊपर होता है जो इल्ज़ाम लगाता है। तो अगर जस्टिस वजीउद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया था तो उनसे सबूत मांगे गए थे। जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा था कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, अगर उनके पास कोई सबूत होते तो दे देते। फिर जहांगीर तरीन ने उनकी बात को डिनाई कर दिया था। फिर मोहसिन बेग साहब के पास अगर कोई सबूत हैं, कोई शवाहिद हैं, तो वो कोई शवाहिद सामने ले आते। दूसरा, जो कोर्ट की बात की, ब्लेजर की बात की उन्होंने, हाशमी साहब, कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इससे कतई नज़र के मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हों, इमरान खान हो या यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी अपनी इंटाइटलमेंट्स होती हैं। तो उनके यानी खाने पीने के अखराजात, उनके लिबास के अखराजात, उनके मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाने के अखराजात, इसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात लगी हमें भी कि अब वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ब्लेज़र पे भी सवाल उठा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिबास पे भी सवाल उठा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक जो लोग उनको जानते हैं, उनको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा मियाँ नवाज शरीफ के दौर के मुकाबले में कितना कम किया है। उन्होंने जो एक ऑस्टेरिटी मेजर की एक कैंपेन चलाई थी, उसके तहत खर्चे कितने कम किए गए हैं। फिर जो VVIP प्रोटोकॉल्स का सिस्टम था, उसकी हौसला शिकनी की है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, वो सबसे बड़ा क्रेडिट तो है ही ये कि उन्होंने सरकारी खजाने से इस तरीके से लूट मार नहीं की कि उस सरकारी खजाने को अपने लिए वो इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा क्रेडिट तो उनका प्राइम मिनिस्टर का है ही ये। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन भी हैं, उनको भी मालूम है अच्छे तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर की जाती दयानतदारी के ऊपर कुछ सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। दूसरा, जो सबसे बड़ा फोरम हो सकता था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बददयानत करार दिलवाने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम था। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक दरखास्त लेके गए थे हनीफ अब्बासी और प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवाना चाहते थे, जिस तरह से पैनामा केस में मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हुए थे। तो प्राइम मिनिस्टर से उनकी जो उन्होंने काउंटी खेली 3 अशरे पहले, उसकी रसीदें मांगी गई कि आप अपनी तनख्वाह की रसीदें दे दें, और उसकी रसीदें भी प्राइम मिनिस्टर ने दी। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जितनी उनकी आमदन थी, वो फ्लैट से लेकर किन जराए से उन्होंने फ्लैट हासिल किया, कहाँ से कर्जा लिया, कौन सी उनको तनख्वाहें मिली, काउंटी को उन्होंने ख़त लिखे, काउंटी ने उनको पे स्लिप्स दी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन करार दिया, उनको ये सर्टिफिकेट मिला सुप्रीम कोर्ट से। और इस तरह नहीं था कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने एक सियासी बयानिया बनाया, रसीदें तो नहीं दी लेकिन एक सियासी बयानिया बना लिया, एक जाली कतरी ख़त कभी पेश कर दिया, कभी जाली एक डीड पेश कर दी। तो इमरान खान साहब ने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। तो सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी जो इमरान खान साहब की हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। अगर वो वहाँ पर रसीदें ना दे पाते, आप मुझे बताएं कि 30 साल पुरानी रसीदें कोई संभाल सकता है? यानी इमरान खान साहब ने भी नहीं संभाली होंगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगी तो उनको काउंटी से वो करनी पड़ी। मैं आज से 10 साल पहले तक जियो न्यूज़ में काम करता था, उसके बाद फिर मैं दुनिया न्यूज़ को हेड करता रहा, फिर समा न्यूज़ को हेड करता रहा। तो मुझसे आज अगर वो कोई कहे कि आप जियो न्यूज़ की पे स्लिप्स दे दें, तो मैंने तो नहीं संभाली हुई, ये समा न्यूज़ की पे स्लिप्स मैंने नहीं संभाली हुई। अब जिस चैनल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसकी पे स्लिप भी मैं 1 महीने के बाद तो मैं नहीं संभालता। तो उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने वो तमाम जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो सबमिट करवाए। और मियाँ नवाज शरीफ का मामला मुख्तलिफ था कि उनकी पे स्लिप्स का मामला नहीं था, उनके कारोबार का मामला था। और कारोबार के जो गोशवारे हैं वो एक मुनज़्ज़म तरीके से मुरतब किए जाते हैं। यानी एहतसाब अदालतों से भी जो उनको सज़ाएं हुई वो इसी वजह से
कि कारोबारी मामलात का सैलरी स्लिप से और पे स्लिप से मामला मुख्तलिफ होता है। वो गोशवारे एक रिकॉर्ड की सूरत में मुरतब होते हैं और वो रिकॉर्ड हमेशा आप महफूज रखते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट महफूज रहता है कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर की जो दयानतदारी है वो तो सुप्रीम कोर्ट से साबित हो गई। अब ये जो पूरी कैंपेन है, जैसे अकबर एस बाबर जो इनके पुराने साथी थे जो अब पार्टी फंडिंग केस की पैरवी कर रहे हैं, उससे पहले जस्टिस वजीउद्दीन साहब, अब मोहसिन बेग साहब, अभी आप देखेंगे कि शायद हो सकता है 2-4 और लोग भी इस किस्म की बातें करें और अपोजिशन फिर इन बयानात को बड़ा उछालेगी, फिर मीडिया का मखसूस हल्का भी। इसका वाहिद मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ाती मकबूलियत 4 साल के अंदर उसको डैमेज नहीं किया जा सका। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ज़ाती करिश्मा है उसको डैमेज नहीं किया जा सका। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि 4 साल में रिफॉर्म्स आई हैं, पीटीआई ने बेहतर परफॉर्म किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि पीटीआई ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इस बात पर लोगों का इत्तफाक है और पीटीआई के ख़ास तौर पर जो वर्कर्स हैं उन सब का ये इत्तफाक है और ऐसे लोग जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है वो भी ये बात मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ज़ाती तौर पर एक ऑनेस्ट आदमी है। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लगाव है लोगों का वो असल में तकलीफ दे रहा है इस वक्त बहुत से हल्कों को और उनको लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपने ज़ाती करिश्मे पर, जो उनका पर्सनल करिश्मा है, उनकी पर्सनैलिटी का, इसके बलबूते पे 2023 का इलेक्शन भी ले जाएंगे और 2023 का इलेक्शन भी जीत जाएंगे। अगरचे पीटीआई को बहुत से अब चैलेंजेस का सामना है। केपी इलेक्शन में जो हमें नज़र आया कि अकरबा परवरी मेरिट पर टिकट नहीं दिए गए और पीटीआई बामुकाबला पीटीआई हमें नज़र आया, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर की अपनी मकबूलियत कायम है, ये सर्वेज भी साबित कर चुके हैं। तो सिर्फ उस मकबूलियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों के जहनों में शक को शुबात डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर के ज़ाती किरदार पर अब सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। राज साहब, एक सवाल जाते जाते इस पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा क्विकली, क्योंकि आज प्रोग्राम हमारा काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था इस पे बात की जाए। आपने जियो में भी माशाल्लाह काम किया, दुनिया में आप मेरे साथ रहे और काफ़ी अर्सा रहे, उससे पहले आप समा में भी थे, अब आप जिस चैनल में हैं इसके लिए मैंने भी काम किया लंदन से। आप बनी गाला जाते रहे। राज साहब, ये जो बात कही जाती है कि किचन चलते रहे और लाखों रुपया ये और वो, राज साहब इमरान खान साहब तो किसी को चाय का कप नहीं पूछते, तो ये बातें आपने तो बड़ी करीब से देखी होंगी। हाशमी साहब, बनी गाला तो छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारी ब्रीफिंग्स होती रही हैं, एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि हम चाय पी के आए हों। यानी अब तो सरकारी खर्च है ना, अब तो कौमी खजाने से चाय पिलानी है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर वहाँ पे सहाफ़ियों को चाय पिलाते हैं या जो लोग उनसे मिलने जाते हैं, तो अब तो उन्होंने ज़ाती जेब से अदा नहीं करने, लेकिन अब वो सरकारी खर्च से भी आप जितने भी सहाफ़ी हैं, मैं चूँकि इस प्रोग्राम में एक पार्टिसिपेंट के तौर पर यहाँ पे शरीक हूँ, लेकिन आप बाकी सहाफ़ियों से भी पूछ लें, बहुत से सहाफ़ी जाते हैं, ज़ाहिर है कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम वहाँ से चाय पी के आए हों, और उसकी वजह यह है कि चाय ऑफ़र ही नहीं की जाती। तो ये जो कि जी वहाँ किचन चलाए जाते थे, और उससे पहले भी हम बनी गाला में ब्रीफिंग्स अटेंड करते रहे इमरान खान साहब की अपोजिशन के दिनों में भी, तो उस वक्त भी यही हिसाब था कि आपको पानी भी नहीं पूछा जाता था, बस आप गए, मुलाकात की, खबर की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कुछ ब्रीफ करना है वो आपको बताएंगे, उस ब्रीफिंग के बाद आपने सवाल करना है, आप सवाल करें और वो जवाब दे देंगे। बस इस हद तक उनके साथ सहाफ़ियों का ताल्लुक़ था, जो अभी भी उस हद तक है, इससे आगे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ना ही वो इस तरह का कोई ताल्लुक़ है कि वो सहाफ़ियों को नवाजना शुरू कर दें और ये कहें कि फ़लाँ सहाफ़ी इस तरह का है कि जिस तरह के मरियम नवाज़ ने कहा कि ये समा न्यूज़ वाले हमारे मुतल्लिक क्रिटिकल खबरें चलाते हैं, तो इसको पनिश कर दें या इसको नवाज दें। तो उस तरह का भी प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल नहीं है। तो ये किचन वाली खबरें जानबूझ के टारगेटेड कैंपेन है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये कैंपेन तेज़ होगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इससे पहले जमायमा खान को हिट किया जाता था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिप्यूट डैमेज करने के लिए, या प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जाती थी, मुख्तलिफ स्कैंडल्स लाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की आप देख लें कि वो तमाम जो कोशिशें की गई मुख्तलिफ स्कैंडल्स लाने की, उनकी ये अपनी पर्सनल क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी जिसने 2018 के इलेक्शन में उनको जितवाया, और उसी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी को अब डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर, ऐसा ही हो रहा है और ये चीज़ें छुपेंगी नहीं। मज़ीद करैक्टर्स ऐसे हमें हर जगह जो है वो नज़र आएंगे। अब व्यूअर्स, ये हमारा आज का दो टोक था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।